हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लीगल नॉलेज टू यू। आज हम पढ़ने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो कि हमारे एसआरए में दिया गया है। हमारा एसआरए का जो सेक्शन 26 है वो बात करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए जानते हैं इस सेक्शन के बारे में। तो सेक्शन 26 एसआरए टॉक्स अबाउट रेक्टिफिकेशन, दैट मीन्स करेक्शन और चेंज इन अ इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली जो रेक्टिफिकेशन है उसका मतलब होता है करेक्ट करना या फिर चेंज करना। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में या इंस्ट्रूमेंट में कुछ गलत हो जाता है तो उसको करेक्ट करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए एक हम सूट फाइल कर सकते हैं और कोर्ट से ये सीख कर सकते हैं कि आप हमारे इस इंस्ट्रूमेंट को या इस कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई कर दीजिए। तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमारे पास ग्राउंड क्या होने चाहिए, क्या हमें प्रूव करना पड़ेगा अपने सूट में जो कोर्ट हमारे केस में रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर पास कर दे। तो आगे सेक्शन 26 कहता है व्हेन ड्यू टू फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज अ कॉन्ट्रैक्ट और इंस्ट्रूमेंट डज नॉट एक्सप्रेस इट्स रियल इंटेंशन। तो इस सेक्शन में दो चीजें दी गई हैं, पहला है फ्रॉड और दूसरा है बाय म्यूचुअल मिस्टेक। फ्रॉड तो हमारे जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है, तो उसी को हम यहाँ पर भी मानेंगे। तो इसका मतलब होता है कुछ झूठी बात कहना या कोई ऐसी बात छिपाना जो कि पार्टीज को पता थी लेकिन उसने सामने वाली पार्टीज को नहीं बताई, या फिर किसी चीज का रॉन्ग सजेशन करना। तो ये सब चीजें फ्रॉड में आती हैं। तो इस फ्रॉड का मतलब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेंगे। अब म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टी, इसका मतलब है कि दोनों पार्टी किसी फैक्ट को समझने में गलती कर गई उस टाइम जब वो इंस्ट्रूमेंट बना रहे थे या कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे। तो हमारे ये दो ग्राउंड है, नंबर एक या तो फ्रॉड या फिर म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ बोथ पार्टीज। और इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट ये होता है कि जो डॉक्यूमेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी वो जो रियल इंटेंशन है जो पार्टीज की उस टाइम थी जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, वो रियल इंटेंशन एक्सप्रेस नहीं होती थी। मतलब अगर मान लिया पार्टी ये चाहती थी कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इस पर्सन को ट्रांसफर हो जाए और उसके बदले में जो फर्स्ट पार्टी है उसको इतना अमाउंट दे दिया जाए, तो जो पार्टीज की इंटेंशन थी उनका था कि जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो जाए और पहले पर्सन के पास पैसे आ जाए। लेकिन बाद में वो देखते हैं चाहे वो फ्रॉड से हो या म्यूचुअल मिस्टेक से हो, तो ये जो दोनों चीजें थी कि एक को पैसे मिल जाए और दूसरे को प्रॉपर्टी मिल जाए, वो जो चीजें थी वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रही थी, या फिर अगर एक्सप्रेस हो पा रही थी तो उनमें कुछ मिस्टेक था। मान लिया मैंने एक प्रॉपर्टी बेची 10 लाख में, लेकिन बाद में जो हम डॉक्यूमेंट देखते हैं तो उसमें कंसिडरेशन अमाउंट 5 लाख था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पार्टीज की जो उस टाइम इंटेंशन थी जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या इंस्ट्रूमेंट बना था, तो वही जो रियल इंटेंशन थी वो हमारे इंस्ट्रूमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस नहीं हो रही थी। तो अगर पार्टीज को ये लगता है कि या तो फ्रॉड के द्वारा या म्यूचुअल मिस्टेक के द्वारा जो रियल इंटेंशन थी इंस्ट्रूमेंट की वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रही थी, तो उस सिचुएशन में कोई भी पार्टी, चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, आइदर पार्टी एक सूट फाइल कर सकती है रेक्टिफिकेशन के लिए। इस आइदर पार्टी में उनके लीगल एड्स भी शामिल होंगे। तो कोई सी भी पार्टी एक सूट फाइल कर सकती है रेक्टिफिकेशन के लिए। अगर ऑलरेडी कोई सूट फाइल है तो उस केस में जो प्लेंटिफ है अपनी प्लीडिंग्स में रेक्टिफिकेशन को क्लेम कर सकता है, और अगर प्लेंटिफ भी रेक्टिफिकेशन को क्लेम नहीं करता है तो डिफेंडेंट भी अपने WS में रेक्टिफिकेशन को क्लेम कर सकता है और कोर्ट से कह सकता है कि आप हमारे इस डॉक्यूमेंट को चेक करिए, देखिए कि क्या इस डॉक्यूमेंट की जो रियल इंटेंशन है वो एक्सप्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, क्या इसमें जो फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक का जो कॉन्सेप्ट है क्या वो हावी है या नहीं है। और अगर कोर्ट
जाता है कि हाँ बाय फ्रॉड या बाय म्यूचुअल मिस्टेक जो इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की जो रियल इंटेंशन है वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है, तो कोर्ट उस सिचुएशन में ऐसा कोई ऑर्डर दे सकती है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट को या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई कर दिया जाए। लेकिन ये जो रेक्टिफिकेशन की जो पावर है कोर्ट की, ये डिस्क्रिशनरी है। अगर कोर्ट चाहे तो इस डिस्क्रिशन का यूज कर सकता है, और अगर कोर्ट चाहे तो ऐसी पावर को डिक्लाइन भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई केस है जिसमें किसी इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगा गया है और उसी में उस कॉन्ट्रैक्ट का रेक्टिफिकेशन के लिए भी प्ली लिया गया है, तो कोर्ट सबसे पहले उस कॉन्ट्रैक्ट का या इंस्ट्रूमेंट का रेक्टिफिकेशन करेगी और उसके बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस को इन्फोर्स करेगी। अब अगर किसी पार्टी को रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर चाहिए तो ये मैंडेटरी है कि वो अपनी प्लीडिंग्स में या अपने WS में जो रेक्टिफिकेशन की का प्ली है वो क्लेम करे। अगर कोई भी पार्टी रेक्टिफिकेशन का जो प्ली है उसको क्लेम नहीं करती है तो कोर्ट रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर पास नहीं करेगी। बट इसमें एक प्रोविजन भी दिया गया है, अगर पार्टी शुरुआत में ऐसा प्ली लेने में चूक जाती हैं, जैसे कि जब कंप्लेंट फाइल हुआ था उसमें रेक्टिफिकेशन का प्ली नहीं लेते हैं, या फिर जब डिफेंडेंट ने अपना WS फाइल किया था उसमें वो रेक्टिफिकेशन का प्ली नहीं लेता है, तो कोर्ट एट एनी स्टेज किसी भी पार्टी को प्लीडिंग्स को अमेंड करने के लिए अलाउ कर सकता है और रेक्टिफिकेशन का जो ग्राउंड है उसको कंसिडर कर सकता है। तो बेसिकली हमारा जो सेक्शन 26 है वो रेक्टिफिकेशन के बारे में बात करता है, जिसका मतलब होता है किसी इंस्ट्रूमेंट जो कि इन राइटिंग होना चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट उसको चेंज करना या रेक्टिफिकेशन करना, जिसका ग्राउंड क्या होगा, अगर वो फ्रॉड की वजह से या पार्टीज की म्यूचुअल मिस्टेक की वजह से अपनी रियल इंटेंशन नहीं एक्सप्रेस कर रहा है। तो गाइस ये है हमारा रेक्टिफिकेशन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई भी सजेशन हो या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप अगर कोई वीडियो चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।